को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। और मेरी जानकारी में मैंने बढ़िया जानकारी वेलनेस के बारे में आज तक किसी को भी नहीं देखा है, तो मेरी जानकारी में वो सबसे बढ़िया तरह से बात करते हैं वेलनेस के बारे में। तो आप लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी का। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू संजीव सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अभी ये जो लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आज कुछ नया जानने सीखने का मौका मिलेगा। तो आज हम लोग वेलनेस सेशन में बात करेंगे यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जब किसी को किडनी स्टोन होता है तो डॉक्टर यूरिक एसिड की जांच कराते हैं कि भाई किडनी स्टोन हो रहा है, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है। या जोड़ों में दर्द होता है, गाउट या गठिया, तो जांच कराते हैं कि भाई यूरिक एसिड की वजह से तो नहीं है। अभी तक मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्हीं दो वजहों से यूरिक एसिड को जानते थे। आज हम कुछ और भी जानेंगे। नॉर्मली यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता है, जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज की जरूरत है, वो ईंधन है हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ज्यादा हो जाए तो आप जानते हैं बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। आप उसको डायबिटीज कितनी तेजी से फैल रही है, थोड़ी मात्रा में जैसे फैट की भी जरूरत है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो आप जाने ओबेसिटी हो जाता है, एक बड़ी बीमारी को जन्म देने में उसका रोल होता है। उसी तरह से यूरिक एसिड भी जब ज्यादा होने लगे तो नॉर्मल वैल्यूज क्या है, मोटा मोटा समझे 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू। लेकिन अब समझिए अगर 5 से ऊपर जा रहा है तो खतरे की घंटी है। हो सकता है कुछ लोगों ने जांचें कराई हो यहाँ पर, हो सकता है ना कराई हो, डजंट मैटर कराई है या नहीं कराई है। लेकिन कुछ चीजें जो भी बात करूंगा तो आप समझ लें कि आप यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है उससे होने वाले नुकसान के रिस्क पर हैं ये अथवा नहीं है। तो कुछ बात करेंगे, जैसे अगर आप 10-12 किलोमीटर ऑन एन एवरेज पर डे मूव नहीं करते, रेगुलर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप यूरिक एसिड भले वो 7 से ऊपर ना हो, लेकिन यूरिक एसिड से होने वाले नुकसान के रिस्क फैक्टर पर है। मतलब यूएस में बहुत स्टडीज हुई हैं यूरिक एसिड पर। ऐसा माना गया है कि हार्ट की लगभग 40% बीमारियां जिनमें डेथ हो जाती है, 40% लोगों में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। अब समझिए जिनको डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर्स हो रहा है, उनको और ज्यादा केसेस में जैसे यूरिक एसिड बढ़ा होता है। तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो जांच नहीं हुई है और अगर आपकी लाइफ सेडेंट्री है, आप एक्टिव नहीं है, तो यूरिक एसिड से बढ़ने वाले नुकसान पर आप रिस्क पर हैं। आप देर तक जगते हैं, गहरी नींद नहीं सो पाते, तो बढ़े हुए यूरिक एसिड से रिस्क पर हैं। आपके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है गठिया की, तो आप रिस्क पर हैं। आपके घर में किसी को भी डायबिटीज है या आपको है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप रिस्क पर हैं। आपके पास आपके घर में जोड़ों में दर्द होता है, भले बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नहीं है। आपके घर में सोरियासिस है, स्किन वाली बीमारी, तो भी आप रिस्क पर हैं। आप अक्सर ब्रेड, बिस्किट, नमकीन खाते हैं, तो आप रिस्क पर हैं। आप जिनमें हाई प्यूरिन होता है, ऐसा नॉनवेज लेते हैं, तो आप रिस्क पर हैं। आप छोला, भटूरा, राजमा अगर हफ्ते में 1-2 बार भी खाते हैं, तो रिस्क पर हैं। आप हाई ब्लड प्रेशर जांच में अक्सर आपका 140 के ऊपर रहता है, सिस्टोलिक और 90 के ऊपर डायस्टोलिक रहता है, तो आप रिस्क पर हैं। आप ओवरवेट हैं, आपका कमर का घेरा 36 क्रॉस कर गया है, तो आप रिस्क पर हैं। आप बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, जैसे एटिनोलाल, प्रोपेनोलाल, मेटोप्रोलाल, इस तरह की दवाएं लेते हैं, तो आप रिस्क पर हैं। आपकी थायराइड अंडर एक्टिव है, यानी हाइपोथायराइडिज्म है, तो आप रिस्क पर हैं। आप लाइकर पीते हैं, बियर पीते हैं, विस्की
पीते हैं या इस तरह की चीजें कोई पीता है तो आप रिस्क पर हैं। आप फ्रूसिमाइड, टॉर्सिमाइड, इंडापामाइड इस तरह की डायूरेटिक्स लेते हैं, यानी पेशाब कराने वाली दवाएं, तो आप रिस्क पर हैं। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं, कहते ना शुगर फ्री, मीठा है लेकिन शुगर नहीं है, तो आप रिस्क पर हैं। आपको मीठा पसंद है, जहां मौका मिलता है शादी ब्याह, और आप अपने घर में भी मीठी चीजें आप रेगुलर पसंद करते हैं, खाते हैं, तो ये आप रिस्क पर हैं। आप डब्बा बंद लिक्विड, कोका कोला, थम्स अप जैसी चीजें अक्सर पीते हैं, तो आप रिस्क पर हैं। आप सो कॉल्ड फ्रूट, जैसे फ्रूटी का प्रचार बहुत हो रहा है आजकल, कुछ आम वाम नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है, फ्रूटी या इस तरह की चीजें अक्सर आप पीते हैं, तो आप रिस्क पर हैं। किसी भी तरह का फल का जूस पीते हैं, जूस, फल, ओके, फल का जूस पीते हैं, हम लोग सभी फल का जूस सोचते हैं, फल का जूस पी रहे हैं, तो भी आप बढ़े हुए यूरिक एसिड के नुकसान के रिस्क पर हैं। इतना यूरिक एसिड पर चर्चा क्यों हो रही है? पूरी दुनिया में दो चीजों पर बहुत चर्चा हो रही है। नंबर 1 पे है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्यों? अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के क्राइटेरिया में कोई आता है तो उसको बहुत सारी बीमारियों के रिस्क पर है, जिससे जानलेवा है। उसी तरह से नंबर उससे नीचे है थोड़ा सा, थैंक्स संजीव जी जिन्होंने हमें ये टॉपिक दिया, यानी यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। तो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड भले गाउट ना हो, भले गठिया ना हो, भले टखने में घुटने में दर्द ना हो, भले अभी पथरी नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड अगर 5 से ऊपर है, या आपके अंदर ये सब चीजें हैं जो मैंने बताया, है ना, आप जूसेस को पी रहे हैं, बियर भी पी रहे हैं, और इन चीजों जो हमने भी नाम लिया, आप अगर ये रिकॉर्ड हुआ दोबारा आप देख सकते हैं, तो ये चीजें अगर आप ले रहे हैं तो भी बढ़े हुए यूरिक एसिड के नुकसान के हकदार बन सकते हैं। अब ये यूरिक एसिड इतना नुकसान क्यों कर रहा है? तो पता चला कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, जिनको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजेनरेटिव मींस जैसे अल्जाइमर्स है, जैसे आर्थराइटिस है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं, जैसे मोटापा है, जैसे फैटी लिवर डिसीज है। आज की डेट में फैटी लिवर डिसीज और ओबेसिटी और डायबिटीज, इन सबको माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूरिक एसिड इन्वॉल्व है। और कोविड काल में जितने लोगों की भी डेथ हुई, मेजॉरिटी ऑफ पीपल में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। अभी भी रिसर्च चल ही रहा है कि भैया यूरिक एसिड ने क्या ऐसा कर दिया। पता चला कि बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड होता है, कई तरह से हमारे सारे सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें से हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और हमारा लिवर और हमारा ब्रेन। तो क्या करें? अब ये तो हो गया कि बढ़ा हुआ है और नुकसान करता है, तो क्लियर हो गया। तो क्यों बढ़ रहा है, क्या करें? तो बढ़ रहा है इसलिए कि नंबर 1 जो रीजन है, हमारे डाइट में फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ गई। हम मीठी चीजें और आर्टिफिशियल मीठी चीजें जो कहीं भी जा रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, तरह तरह के प्रचार देते हैं ना, डर के आगे जीत है, यानी जो खासकर आजकल गर्मियों में कहते ना ठंडा मतलब कोको कोला, तो ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दूसरा जो हमने बात किया, लोग अल्कोहल वाली चीजें ले रहे हैं। और तीसरा, हमारे ही शरीर में बनता है और हम बाहर से भी लेते हैं। क्या बनता है? जो यूरिक एसिड है हमारे शरीर में भी, हमारी सेल्स जब डेड होती हैं तो बनता है। हमारा जो डीएनए और आरएनए है, एडिनिन ग्वानिन, उसे प्यूरिन बोलते हैं, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका पार्ट है। जब हमारा डीएनए आरएनए ब्रेक होगा तो यूरिक एसिड बनता है और हमारी बॉडी उसको हैंडल करती है। और नॉर्मल रेंज में रहने पर, 3 से 5 में रहने पर उसके कुछ फायदे भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। लेकिन जब उसकी मात्रा 5 के ऊपर जाने लगती है तो वही चीज हमारे बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है। तो डाइट में अगर हमने ये सारी चीजें जो बात की, अल्कोहल है, मीठी चीजें हैं, और जिन खानों में, जिन खाने वाली चीजों में यूरिन ज्यादा है, या जैसे कह सकते हैं ना रेड मीट ज्यादा है, वो सब चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमारे शरीर में नेचुरली यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रहेगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, यूरिक एसिड नॉर्मल रखना। अब मैं इतनी बात करूंगा
अब कैसे होता है कि लेकिन सबसे ज्यादा जो जिसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास एज ए डॉक्टर, तो लोग आते हैं कि सर हमारा जो पैर का अंगूठा है उसका जो बेस है वहां पर सूजन हो गई, दर्द हो रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट को जिनमें यूरिक एसिड्स खासकर पुरुषों में 7 से ऊपर होता है, तो ज्यादातर लोग फिबॉक्सीटेट और एलोपिरिनॉल जैसी दवाएं कहीं ना कहीं से रेमेटोलॉजिस्ट से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करके ले आते हैं कि हमने ये खाना है, हमको भी यही चाहिए। लेकिन वो एडवांस केस है। मैंने वॉच किया और मैंने इसको स्टडी भी किया कि जितने लोगों को गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन सभी में मोटापा भी है, उन सभी में फैटी लीवर भी है, उन सभी में ज्यादातर में शुगर का लेवल भी बढ़ा हुआ है। तो लिंक क्या बन रहा है कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड मोटापे को भी जन्म देता है, फैटी लिवर को भी जन्म देता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को भी जन्म देता है। वो तो एडवांस केस हो गया। लेकिन अभी गाउट अगर डेवलप नहीं हुआ है, यानी टखने में दर्द नहीं भी है, तो भी बढ़ा हुआ लेवल, और हमारी अगर ऐसी लाइफ स्टाइल है जिनका भी हमने नाम लिया, तो रिस्क पर है। और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड 2 मेजॉरिटी ऑफ बीमारियां जैसे हो गई, एक गाउट जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, दूसरा किडनी स्टोन, उसको भी लोग जानते हैं। लेकिन बाकी चीजें 16% डेथ यूएस में मानी गई है रिसर्च के जरिए। 40,000 लोगों की स्टडी हुई है कि ओवरऑल जितनी भी अमेरिका में डेथ हो रही हैं, उन सभी में 16% में यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना है। आई थिंक अब बाकी चीजें हम लोग कवर करेंगे आपके क्वेश्चंस के जरिए। ओवर टू संजीव सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिली यूरिक एसिड के बारे में, और बाकी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके थ्रू आपको और भी चीजें पता लगेंगी। तो आपका पर्टिकुलर कुछ कंसर्न है उसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक अच्छा मौका है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। एक एक करके आपको अनम्यूट कर देंगे, और स्टार्टिंग में ही आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि टाइम खत्म हो जाता है, फिर आप में से बहुत सारे लोग हैंड रेज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस ले नहीं पाते हैं। अभी हैंड रेज कर दीजिए, एक अच्छा मौका है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या और भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शबाना जी ने हैंड रेज किया है, तो शबाना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि पैर के तलवे में रेगुलर जलन बने रहना, इसका क्या रीजन हो सकता है? बहुत से रीजन हो सकते हैं। आपका B12 का लेवल कम हो सकता है, आपका P1 का लेवल कम हो सकता है, आपका शुगर का लेवल हाई हो सकता है, तो चेक करा लें। लेकिन मिनिमम एक न्यूट्रिशन है जिसमें B1, B2, B3, B6, B12 विटामिन हो, वो आप लें। नेचुरल बी में ये होता है, तो आप इसको कम से कम 3 बार लें, तो आपका जो जलन है उसमें कमी आएगी। कुछ फर्क आया मेरे पैर, जलन में जो था फर्क आया। ठीक है, तो आप उसको ऐड करके कंटिन्यू रखें। ओके सर, थैंक यू। और भी आप में से कोई अगर कुछ पूछना चाह रहा है तो आप डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। मैंने फिर से आपको बता रहे हैं कि एक अच्छा मौका है आपके पास आज अपने सवाल पूछने का। नमस्ते डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, बट ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। जैसे बच्चों के कान में जैसे वैक्स नहीं जम जाता है, तो उसमें क्या वो मेल्ट वैक्स डालते हैं, फिर वो सॉफ्ट होता है, फिर उसको हम क्लीन करते हैं। तो ये क्या मतलब डालने से कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे इसको डाला जा सकता है या कम डालना चाहिए, या ENT के पास जाकर के ही इसको करवाया जाए? देखिए, वैक्स ऑयली सब्सटेंस है, तो डेफिनेटली ऑयल को डिसॉल्व करने के लिए होता है। तो अगर क्लीन हो रही है तो कोई जरूरत नहीं डालने की, नहीं क्लीन हो रही तो वैक्स सॉल्व, वैक्स क्लियर, वैक्स मेल्ट बहुत सारे बाजार में है। उसको डालने की सही विधि है कि हम रात में डालें, कम से कम एक बार में 4-5 बूंद डालें, और एक बार में एक ही कान में डालें, और जिस कान में डालें वो कान ऊपर होना चाहिए, और कॉटन लगा दें ताकि बहे ना 5-6 बूंद जो डाला है। फिर सुबह क्लीन करें, तब वो साफ होता है। नॉर्मली डालने पर 1 बूंद 2 बूंद तो उसी में रह जाता है। डिजॉल्व होने के लिए मात्रा बढ़ाएं और इस तरह से करें, दूसरे दिन दूसरे कान में डालें। इस तरह से एक बार हर 4-6 महीने पर एनफ है, रोज डालने की जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। नेक्स्ट सुनील जी ने हैंड रेज किया। सुनील जी आप अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि जूसेस ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, बहुत चीजें बताई कि वो सब एक कारण हो सकते हैं यूरिक एसिड को मतलब बढ़ते हैं।
तो ऐसी क्या नॉर्मल चीज ली जाए जिससे यूरिक एसिड हम कंट्रोल कर पाए बगैर डॉक्टर के पास जाए हुए? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये जान लें कि नंबर 1 रीजन सुगरी चीजें हैं, चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो और चाहे नेचुरल, सो कॉल्ड नेचुरल। आज की डेट में जो फ्रक्टोज रिच सभी ड्रिंक्स हैं, तो कोशिश करें जो मीठे हैं, जैसे पहले लोग शरबत पीते थे, आज भी पीते हैं किसी न किसी रूप में, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मीट अगर खाते हैं रेगुलर, खासकर रेड मीट, और चाहते हैं यूरिक एसिड ना बढ़े, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सभी जैसे फल है, जैसे मौसमी का लोग जूस पीते हैं, तो जूस की बजाय सीधे मौसमी लेना चाहिए। लोगों की डाइट में फाइबर कम हो रहा है, तो फाइबर का रोल है। जब चना और राजमा जैसी चीजें रेगुलर ना लें। इन सभी तरह की सब्जियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ सब्जियां, खासकर गोभी, जो फूल गोभी होती है, उसमें यूरिक एसिड बढ़ाने की क्षमता ज्यादा होती है। तो किसी को अगर यूरिक एसिड का लेवल 5 से ऊपर है तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। एक्टिव लाइफ जिए, अनावश्यक डायूरेटिक्स यूज ना करें। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 10-12 किलोमीटर मूव नहीं कर रहा है, तो उनके शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन मतलब बढ़ने की रिस्क पर है। हमने ये नहीं कहा हो ही जाएगा। ये चीज जैसे हेलमेट लगाने का फायदा ये है कि ऐसा नहीं कि हेड इंजरी होगी नहीं, लेकिन हेड इंजरी को, रिस्क को मिनिमाइज करेगा। तो वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, अच्छी नींद लें, पानी की मात्रा ज्यादा, मतलब एवरेज पानी की मात्रा ऐसे समझें कि 65 ml पर kg पर डे होना चाहिए। तो ये एवरेज है, किसी का कम ज्यादा हो सकता है। और हमारी डाइट में हमारे लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए कम से कम मिनिमम साल में 2 बार हर किसी को जैसे मिल्क थिसिल का एक कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि लिवर का फंक्शन इंप्रूव्ड रहे। और सबसे ज्यादा जो यूरिक एसिड बनता है हमारे लिवर में ही बनता है। तो यूरिक एसिड फिल्टर होकर के रिलीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग जानकारी की कमी से या अनजाने में ही पानी कम पी रहे हैं, आजकल लेडीज, तो ये निकलता रहेगा। अब ये सवाल है कि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो क्या करें। एक है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है तो अंग्रेजी दवाएं लें, जैसे हमने नाम दिया फेविक्सिल या लोपिरिनाल, ये दवाएं आती है, तो इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। लेकिन नेचुरली नॉर्मल हो, इसके लिए अच्छी नींद लेना, पर्याप्त पानी पीना, लिवर फंक्शन इंप्रूव करने के लिए जो हमने बात किया, मिल्क थिसिल जिसमें सिलिमेरिन होता है, लिवर फंक्शन को हमारे इंप्रूव करता है, उसको ले लेना। तो नॉर्मली हमने जो प्रैक्टिकली देखा है, यूरिक एसिड सामान्य हो जाता है। जो लोग अपने रूटीन को सही करते हैं, कुछ चीजें जो नहीं खानी चाहिए जिनसे बढ़ता है, यूरिन जिसमें ज्यादा है, जिसमें एडिनिन ग्वानिन ज्यादा है, जैसे रेड मीट और उससे बनी चीजें, तो अवॉइड करते हैं तो अपने आप नॉर्मल। वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और था जी। ये जैसे अगर गर्म पानी रेगुलर पीते हैं तो उससे कोई ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत होती हो? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, पानी बेस्ट है गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट। ठंडियों में वही पानी जो बॉडी के टेम्परेचर पर है वो मतलब लगेगा कि ठंडा है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर पर ही होगा वो। और गर्मी में लगेगा कि गर्म है, जबकि वो बॉडी टेम्परेचर पे हो, मतलब ऐसा परसेप्शन होगा। तो बेस्ट है बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट। किसी को आदत नहीं है तो गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा यूज कर सकते हैं, और जाड़ों में थोड़ा सा गुनगुना यूज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जब जाएगा, चाहे बहुत ठंडा पानी लें और चाहे बहुत गर्म लें, दोनों को हमारे बॉडी टेम्परेचर पर एक्लिमेटाइज कर दिया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर हर चीज मेंटेन रहती है, चाहे हम ठंडा खाएं या गर्म खाएं। गर्म खाएंगे तो उसको बॉडी हीट लॉस करेगी, हम गर्म पानी पी लेते हैं तो पसीना होने लगता है ताकि बॉडी ठंडी हो जाए, और ऐसा वाइस वर्सा। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है, हमारे टेस्टिस, स्क्रोटम, उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। इसीलिए देखिए, जब गर्मी बहुत पड़ती है तो स्क्रोटल लेंथ बढ़ जाती है, मतलब वो लंबा हो जाता है, लटक जाता है, और जाड़े के दिनों में श्रिंक कर जाता है। वही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा लो चाहिए। इसीलिए सलाह दी जाती है कि बच्चों में, खासकर लड़कों में, हगीज ना पहनाएं ज्यादा समय तक, क्योंकि हगीज पहनाए रहेंगे और स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्क्रोटम का मतलब बच्चों का अंडकोश, बॉल्स।
तो वह जो मेल बच्चे हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाने से जो जर्मिनल एपिथेलियम है जहां बाद में स्पर्म बनेंगे वो डैमेज हो सकते हैं, हो जाते हैं अगर 24 घंटे आगे स्पेन आए तो। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। थैंक यू सर। नेक्स्ट सुनील जी ने हैंड रेज किया था। सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए। यस, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू, मेरे एक फ्रेंड है से रिलेटेड है। तो उनका प्रॉब्लम क्या है सर कि उनके लंग्स में वो बता रहे हैं कि गांठें पड़ गई हैं और थोड़ा वो सिकुड़ सा गया है और काफी दिनों तक अभी एडमिट भी थे। तो डॉक्टर्स ने काफी चेकअप्स भी किए और उसके बाद अभी उनको रिकमेंड किया कि आप थोड़ा ऐसी इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे एम्बियंस क्लियर हो, जैसे कि हिल्स पे। तो मैं उनको, अब लंग्स की बात थी तो बहुत ज्यादा मैं उनको कुछ ऐसा रेकमेंड नहीं कर पाया कि क्या उनको लेना चाहिए, और हॉस्पिटलाइज थे। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या कुछ सर हम लोग दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लंग्स भी सेल से बने जैसे बॉडी के अलग ऑर्गन्स हैं, तो सेलुलर हेल्थ पर हमको ध्यान देना चाहिए और आप उनको सेलुलर हेल्थ वाला वीडियो दिखाइए। मेरा जैसे मैं किसी से सीधा कहता था तो लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये वीडियो देखिए, लोग कह रहे हैं खुद ही हमको ये चीजें चाहिए। ओके, कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए? लंग की कोई भी बीमारी, अब गांठें तो एग्जैक्ट मेडिकल टर्म मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या है। आजकल इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के बाद, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सिक्वली जिसे बोलते हैं, वो बढ़ रहे हैं। भाई कोविड हुआ था और रिकवर हो गए, लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हुए, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो सेलुलर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, खासकर हमारा जो एल्वियोलाई है, हमारा जो एयरवे है, उसको हेल्दी रखने के लिए वसाका, राइट, जिनको नॉर्मल कंडीशंस हैं तो एक टेबलेट सुबह शाम, और ज्यादा कंडीशन खराब है तो 2 सुबह शाम दीजिए। और साथ में ऐड करिए, सब लोग जान लें कि ओमेगा 3 बहुत ही काम करता है जहां भी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, तो कम से कम 3 ओमेगा 3 उनको दें। अभी शुरुआत में ही सवाल आया था कि ये झंझनी पकड़ रही है तो क्या करें। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन सी आता है, कम से कम सुबह शाम दें, और सभी एंटीऑक्सीडेंट जिसमें है मल्टीविटामिन वो सुबह शाम दें, तो आप देखेंगे कि उनको फायदा होगा। okay. एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, डॉक्टर ने शायद नहीं बताया होगा या बताया होगा, लंग्स भी सेल्स हैं और वहां भी बहुत सारे मसल्स होती हैं। तो एक्सरसाइज लंग्स की यो वो फायदा करती है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज बताएं? तो मैं सिंपली बता दूं कि शंख बजाएं। तो आदमी जब शंख को फूके, मतलब सिर्फ फूकेंगे 3-4 बार सुबह शाम, तो उनकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी लंग्स की मसल, लंग के एयरवेज, एल्वियोलाई सब मजबूत होंगे। शुरुआत करें थोड़ी थोड़ी। तो जिस भी ऑर्गन को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर उस ऑर्गन की एक्सरसाइज करते हैं तो वो ऑर्गन ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो लंग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए सिंपल एक्सरसाइज है, शंख बजाएं। धीरे धीरे शुरुआत करें और उनको मजा भी आएगा, थोड़ा रिलीजियस भी फील करेंगे, और डेफिनेटली उनको लंग में इंप्रूव होने में मजा। और जो डॉक्टर ने मेडिसिन बताई है उस चलाते रहे, लेकिन ठीक इसी से होंगे जो आप सजेस्ट करने वाले। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनको जैसे डॉक्टर ने बोला है कि क्लीन एनवायरनमेंट में रहिए, तो ये एयर प्यूरीफायर भी तो रेकमेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली एयर प्यूरीफायर कमरे में उनको बेनिफिट देगा। जहां भी पॉल्यूशन कम है, तो जो भी एलर्जेंस होते हैं, जो भी पॉल्यूशन फैलाने वाली चीजें होती हैं, खासकर लंग्स के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो हर कोई हिल्स पर हमेशा नहीं रह सकता, तो एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली उनके लिए फायदा, खासकर उस रात में सोते समय उनको शुद्ध हवा मिलेगी। बिल्कुल सर, वो जिस एरिया में रहते हैं वहां पे बहुत सारी जो है लकड़ियों का काम होता है, तो ये समझ में आया कि उसकी वजह से भी इनको लकड़ी की डस्ट जो है उनको इनहेल करनी पड़ रही है, तो हो सकता है उससे भी ये प्रॉब्लम अपीयर हुई हो। नहीं तो हो, आपने जो डायग्नोस किया है हो नहीं सकता, यही सच है, यही सत्यता है। तो जब वो डस्ट अंदर जाती है तो उसी डस्ट के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं, जैसे एक ओवरब्रिज बन रहा था जहां सीमेंट का काम बहुत लंबे समय तक चला, तो वहां जब तक उन्होंने छोड़ नहीं दिया वो जगह, तब तक उनको सांस की दिक्कत बनी रही। तो वो जगह चेंज कर लें, अगर हिल्स पर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम ऐसी जगह पर रहें, थोड़ा सा बाहर के एरिया में। ऐसबाग में रहते हैं क्या?
नहीं सर, वो एक्चुअली सहारनपुर में है सर। अच्छा, हाँ, तो सहारनपुर में लकड़ी का काम बहुत होता है, यस यस। तो कोशिश करें कि वो जगह से बाहर आ जाए। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और डॉक्टर साहब, एक दो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने कहा कि मीठा नहीं लेना चाहिए, आपने कई भी सेशन में बोला है, तो जो फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, तो फ्रूट्स ले सकते हैं? देखें, बहुत अच्छा सवाल है सर का, और अक्सर डाउट होता है कि क्यों मीठे से इतना समस्या क्या है। हम खा तो रहे हैं मीठा, लेकिन मीठे को कंज्यूम करने के लिए हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे अभी यूरिक एसिड के बारे में आज से 150-200 साल पहले किसी डॉक्टर ने कहा था, ये गाउट जो है ये बीमारियों का किंग है, और डिसीजेस ऑफ द किंग है। किंग ऑफ, जैसे किंग ऑफ द डिसीजेस और डिसीजेस ऑफ द किंग, ये उनका मतलब कोट था। तो उसका मतलब राजाओं की बीमारी है और बीमारियों का ये राजा है। कीजिए कि किसी ने खाया मौसमी या संतरा, तो उसमें कुछ रफ है, कुछ है, कुछ चबाया, वो चीज प्रोसेस स्लो हो गई बॉडी में, ग्लूकोज का उसको एसिमिलेट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में, उसका ब्लड में लेवल हाई होने में। लेकिन उसका जूस पिया, तो जूस पीने में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अचानक मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो मैं पंचर बनवाने में लग गया, तो सोचा कि जूस पी लूं गन्ने का, और गन्ने का जूस मैंने पी लिया, मुझे अच्छा लगा, उसमें पुदीना मिला था, तो हमने एक और पी लिया, तो मुझे काफी देर तक एबनॉर्मल फील हुआ। अगर मतलब मैं 3 मिनट में 3 गिलास पी गया, लेकिन अगर मैं गन्ना चूसता तो कितनी देर लगता? 3 गिलास गन्ना चूसता तो कम से कम आधे घंटे लगता। तो आधे घंटे जब चूसता, उसको चबाता, उसको, तो वो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती। लेकिन हमने 3 मिनट में ही 3 गिलास पी लिया, तो वो हमारे बॉडी के लिए तुरंत हमें फील हुआ कि हार्मफुल है। तो जो चीज हम थोड़ा प्रोसेस करके फलों को सीधे लेते हैं, तो वो उतना नुकसान नहीं करता, बल्कि फायदा करता है। लेकिन जब हम उसको सीधे जूस के रूप में लेते हैं, तो 1 2 3 अंदर, अब बॉडी उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, वो ज्यादा हार्मफुल। लेकिन हम जूस भी लें या फल लें और फिजिकल एक्टिविटी भी करें, तो वो मेंटेन कर लेती है बॉडी, लेकिन वो नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने पहली बात बोली थी कि अगर हम 10-12 किलोमीटर रोज मूव नहीं करते, तो हम यूरिक एसिड से होने वाले नुकसान के रिस्क पर है। ये पहली लाइन थी हमारी। तो फल लेना और जूस लेना दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। तो फल हमारे लिए बेनिफिशियल है, मोस्ट ऑफ द फल, लेकिन खासकर वो फल जैसे रेजिन्स हैं, वो भी अब बेनिफिशियल नहीं है। जैसे किशमिश, तो किशमिश भी अब एक तरह से कंसंट्रेटेड फ्रक्टोज है, तो किशमिश की बजाय उसको फुला करके लेना वो बेहतर है, या अंगूर लेना वो उसके मुकाबले बेहतर है, सूखा हुआ किशमिश खाने की बजाय। तो नेचुरल फॉर्म में है वो सेफ है। आजकल जितनी भी जैसे ब्रेड हैं, बिस्किट हैं, सॉसेस हैं, जैसे टमाटर खाया वो बढ़िया है, लेकिन टमाटर का क्या बनता है, केचप, क्या क्या बनता है, तो वो टमाटर का जो चटनी बाजार में लेके खाई, वो बहुत हार्मफुल है। और आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, सीधे सीधे फ्रक्टोज बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस से, वो हर चीज में, जितनी भी फैक्ट्रीज में बनके चीजें आ रही हैं, हमें पता भी नहीं चलता, उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो हमारे लिए अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए तरह तरह के हार्मफुल इफेक्ट्स डालता है, स्पेशली यूरिक एसिड पे। तो सवाल जवाब था बिल्कुल सही है, फल खाएं, ताजे फल सब्जियां खाएं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि फलों और सब्जियों में क्या ज्यादा बेहतर है? तो सब्जियां बेहतर, क्योंकि उसमें सुक्रोज और फ्रक्टोज मिनिमम है। और चीज और जो सवाल सर ने पूछा है, तो सबसे ज्यादा सब्जियों में यूरिक एसिड कौन सा बढ़ाता है? तो नंबर 1 पे है मशरूम। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने की क्षमता रखती है। वेरी वंडरफुल क्वेश्चन सर, थैंक यू। शबाना जी ने हैंड रेस किया। शबाना जी, आप हाँ सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड के पैर के फीलियों में काफी दर्द रहता है, वो भी रात को सोते वक्त होता है। वो जब लेटते हैं और थोड़ी देर दबाने से आराम मिलता है, ये रेगुलर उनके पैरों में रात में ही होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है शबाना जी का। ये जान लें कि पिल्लियों में या पिंडलियों में या काफ में जो दर्द होता है, या टांच पकड़ लेना,
कई चीजों की वजह से होता है, जिनमें मुख्य हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, B12 और एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी। तो इनका फुलफिलमेंट करें तो रिकवर हो जाए। तो इसके लिए सर वो कौन सा न्यूट्रिशन हम उन्हें दे सकते हैं? मल्टीविटामिन डेली, कैलमैग डी प्लस, विटामिन डी प्लस, नेचुरल बी और प्रोटीन पाउडर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। जैसे टॉपिक से थोड़ा सा हटके, जैसे बोलते हैं कि जिन लोगों को जैसे थोड़ी साइनस की प्रॉब्लम होती है या उनको सर्दी जुकाम थोड़ा जल्दी पकड़ता है सीजन चेंज होने पे, तो उन लोगों को ये केला, दही और दूध, जो ठंडी चीजें बोली जाती है, ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए। तो ये कफ बनाती हैं, तो क्या बिल्कुल नहीं देना चाहिए? कफ बनाती हैं कि जैसे अभी गर्मियां हैं तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, जाड़े में बिल्कुल नहीं देना चाहिए? तो ये आप थोड़ा सा समझा दीजिए कि मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए किसी को पसंद है दही और केला और उसको मान लीजिए जल्दी जुकाम पकड़ता है, तो मतलब कैसे इस चीज को कि बिल्कुल ही मना ही कर दिया जाए उनको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फल खा लेंगे तो जुकाम हो जाएगा, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट मधुमिता जी को था। अब शादी हो गई तो हमारे यहाँ गई, तो मैं बहुत तरह के पेड़ पौधे लगाया हूँ। तो कभी जो भी पौधा उपलब्ध है, रात है, सो के उठे हैं, कोई भी समय है, कुछ भी तोड़ के खा रहे हैं और उनको लग रहा है कि अभी इनको जुकाम हो जाएगा, अभी इनको तो खांसी हो जाएगी और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, और वो उनको हो जाता था। उनका बिल्कुल समय फिक्स था कि इस समय इतना ले लेना है और नहीं लेंगे तो हो जाएगा, तो वो नहीं लेती थी तो हो जाता था। और मैं कुछ भी कभी भी ले रहा हूं, मुझे नहीं हो रहा है, तब वो बहुत परेशान कि इनको तो कुछ नहीं हो रहा है और मुझे हो जाता है। तो फिर उन्होंने भी यही सवाल पूछा, तो मैंने बताया कि फल और सब्जियां जो नेचुरल हैं वो इन सब चीजों को सही करती हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हो जाता है। तो हमने कहा वो सही है कि हो भी जाता है। तो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में वो चीजें इकट्ठा है जो निकल जानी चाहिए, तो जब हम फल सब्जियां लेते हैं तो वो निकलना शुरू होता है, हम परेशान हो जाते हैं। हमारे शरीर में श्वेत सार का मतलब है कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी ज्यादा है, हम लोग वो चीजें जाने अनजाने में ज्यादा ले रहे हैं। तो जैसे ही फल सब्जियां लेते हैं तो वो निकलना शुरू हो जाता है, और जब वो निकलना शुरू होगा म्यूकस के रूप में नाक बहेगी, तो हम सोचेंगे कि नहीं नाक रुक जाए, तो हम सेट्रिजिन खाने लगेंगे। निकल जाना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये मैं नेचुरोपैथी की बात बता रहा हूँ। एलोपैथी में तो हर चीज का सिम्टम होता है, तो सिम्टम के हिसाब से माँ परेशान तो डॉक्टर समझाने से नुकसान है डॉक्टर को। डॉक्टर हर लक्षण की दवा दे देगा, कुछ दिन बाद माँ फिर पहुंचेगी बच्चे के डॉक्टर के पास, फिर वो हर लक्षण की दवा दे देगा। इस तरह से धंधा चलता रहेगा। लेकिन अगर हम बच्चे को फल सब्जियों पर रखते हैं, धीरे धीरे करके वो जो जुकाम कह रहा है सब ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा म्यूकस, तो अपने आप क्लीन अप हो जाएगा। ये नेचुरोपैथी का सिद्धांत है जिसको मैं पालन करता हूँ। लेकिन एलोपैथी का सिद्धांत है एंटी एलर्जिक कुछ ना कुछ दे दें। तो एंटी एलर्जिक जब देंगे तो थोड़ी देर के लिए नाक खुल जाएगी, सिम्टम्स चले जाएंगे, लेकिन वो कारण मौजूद रहेगा। क्या? बॉडी में जो एक्सेस म्यूकस है इकट्ठा है वो तो भरा ही रहेगा। तो सही कौन सा है आप डिसाइड करें कि कुछ ऐसी मेडिसिन ले लें कि थोड़ी देर के लिए रुक जाए, या हम फल सब्जियों खा के जो इकट्ठा है कचरा निकल जाए, रिलीज हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है यूरिक एसिड से रिलेटेड। जैसे कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया तो प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो लोग पूछते हैं कि हम ये न्यूट्रीलाइट का जो प्रोटीन पाउडर है ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो हम एमओए का प्रोटीन पाउडर लें कि ना लें? तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं अगर कह दूंगा कि लीजिए तो जरूरत है, हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और कौन सा नहीं लेना चाहिए? जिसमें प्यूरिन हो। अब ये सब बताएंगे तो वो
समझने वाला सोचेगा कि हमें बेचने की कोशिश कर। तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ कि आप प्रोटीन लो, मैं बात करता हूँ लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करिए, उसमें कोई वो नहीं, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर सिद्धांत पूछे तो मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अमीनो एसिड्स की, वो तो हमेशा रहेगी, चाहे हम कोई भी बीमारी से ग्रसित हो, तो वो तो हमें देना चाहिए। लेकिन इस डिस्कशन में किसको समझाएं, क्योंकि सब डॉक्टर तो कहेंगे प्रोटीन मत लो, उन्हें डीप में शायद उतना नहीं केयर करने का या डिस्कस करने का समय नहीं है। तो लेकिन फैक्ट क्या है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन की पूरी करनी चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली उनका लिवर फंक्शन इंप्रूव करने की बात करता हूँ। लिवर फंक्शन जब इंप्रूव हो जाता है तो अगर वो एजुकेशन लेने को तैयार होते हैं तो ये बात बताते हैं कि भाई प्यूरिन बेस्ड प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए, और इनमें होता है एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत हमेशा रहेगी। और थोड़ा सा सभी ने ध्यान से अगर सुना है, मैं अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, और ये जो यूरिक एसिड है ये न्यूक्लिक एसिड है। फिर से मैं दोहरा दूं, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे आरएनए और डीएनए बनते हैं, आरएनए और डीएनए के विखंडन से, के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। अमीनो एसिड के टूटने से यूरिक एसिड नहीं बनता। तो ये इतना डिटेल में जाने की बजाय और क्या कहते हैं डिस्प्यूट वाली बात ना हो, इसके लिए सिंपली कह देते हैं भैया ये चीजें लें, ओमेगा 3 लें, मिल्क थिसिल लें, एवीएच लें, और वो चीजें अवॉइड करें जिनमें ये प्यूरिन ज्यादा है। ये मैं सेफ साइड लेके चलता हूँ। लेकिन प्रोटीन वाला सवाल उठता ही उठता है, तो मैं कहता हूँ भाई बेटर है अभी आप अवॉइड करिए। लेकिन फैक्ट ये है कि अमीनो एसिड की जरूरत रहती है हर कंडीशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। और प्रभाकर पांडे जी ने हैंड रेज किया। प्रभाकर जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अभी 4-6 दिन पहले मैं लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया था अपना डॉक्टर लाल पैस दिल्ली में जी। तो उसमें ट्राइग्लिसराइड जो सर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लगभग 300 के आसपास आया था, और बाकी कोलेस्ट्रॉल तो 169 था, और बाकी चीजें थोड़ी मुड़ी थी, लेकिन ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो मैं क्या करूं? दवाई तो मैं लेता नहीं। तो बहुत समझदार हैं आप, दवाई नहीं लेते, नींद पूरी लें। दवाई भले ना लें, नींद पूरी लें। और अच्छा। जिन चीजों में जी, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। लोग समझते हैं कि जैसे हमने नमकीन लिया, नमकीन कौन सा लिया? हल्दीराम का, बहुत अच्छी क्वालिटी का। जी जी। लेकिन याद रखें वो हल्दीराम का जो नमकीन बना है, जी जी, वो सेचुरेटेड फैट से बना है। अच्छा सर। आप अगर उसमें देखेंगे तो ट्रांस फैट भी लिखा रहेगा, इतना है जी। और उसको लंबे समय तक स्टोर करना है, लंबे समय तक वो स्टोर रहेगा, बनेगा और बिकेगा कई महीने बाद तक रखा रहेगा। जितनी भी स्टोर की जाने वाली चीजें हैं, और जो जिसमें जो मतलब तल के भुन के बनती हैं, छान के बनती हैं तेल से, उन सभी में हमारे अंदर के ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। जी। आप बाहर रहते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें खाना पड़ता होगा जिसमें नहीं, इधर बीच में सर, हाँ इधर बीच हमारा खान पान थोड़ा डिस्टर्ब रहा है एक 8 महीने के अंदर। तो आज जैसे हमने ब्रेड खाया या बिस्किट खाया, किसी भी क्वालिटी का ब्रेड या बिस्किट खाया, जी जी, तो ये समझिए कि हमने वो खा के ट्राइग्लिसराइड बढ़ाया। अच्छा सर। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब बहुत सेंसिटिव है। मैं अगर 1 चम्मच हल्दीराम भुजिया खा लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे नहीं खाना चाहिए था। एक तो जानकारी है इसलिए भी, दूसरा नहीं जानकारी होती तो भी मेरी बॉडी, अगर आधा मिर्चा भी पड़ा हुआ है तो मेरी बॉडी उसको सेंस कर लेती है कि मिर्चा चला गया, भले मैं आंख बंद करके खा रहा हूँ। तो हम सभी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अवॉइड करते हैं और कुछ लोग अवॉइड नहीं करते। तो कोशिश करें कि बाजार की जो भी नमकीन टाइप की चीजें हैं ना लें, तो वो ऑयल नहीं जाएगा तो आप बच जाओगे। ब्रेड जैसी चीजें ना, तो फिर सवाल उठता है क्या लें? खुद खाना बने, खुद खाना बने। और न्यूट्रिशन में
आप लेते ही होंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा डेली की मात्रा कम से कम 2 कर लीजिए, नेचुरल भी 3 बार लीजिए, मिल्क थिसिल सुबह शाम लीजिए, और सैल्मन ओमेगा 3 आपके केस में 3 बार लीजिए, आपका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया सेशन रहा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर में हम लोग को सीखने को मिलता है, और इतने सारे सेशंस हो गए, और जो भी लोग कनेक्टेड रहे होंगे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा हेल्थ के बारे में, और इतनी सारी जानकारी हम लोग को मिली। तो हम लोग रियली दिल से थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने इतना टाइम हम लोगों को दिया, और हम लोग फिर से ऐसे ही कनेक्ट होंगे। तो हम लोग की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर साहब के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा आप लोगों के सवालों से, लेकिन ये जान लें कि ये अल्टीमेट नहीं है। आप भी अपना आंख नाक कान खुला रखें, आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, याद रखें वो रसगुल्ला जो हम आप खाते हैं, या मिठाई हम आप खाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक जो हम आप खाते हैं शादी ब्याह के समय स्पेशली, जहां तक हो सके बचिए। थैंक यू सर। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। आप सभी लोगों को गुड नाइट, और हम लोग फिर से जल्दी मिलेंगे। गुड नाइट सर।